नमस्कार, तब क्या होगा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल चर। भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव चरम पर है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने बड़ी सैन्य कार्रवाई की और पाकिस्तान में तबाही मची हुई है। जवाबी हमलों में भारत के सीमावर्ती इलाकों में भी कुछ नुकसान हुआ है। ऐसे हालात में सिर्फ सीमाओं की नहीं बल्कि आपकी संपत्ति की सुरक्षा भी जरूरी हो जाती है। युद्ध और प्राकृतिक आपदा जैसे संकट में अगर आपको कुछ हो जाए तो आपके परिवार को आपकी संपत्ति क्या समय पर मिल पाएगी और क्या सही तरीके से मिल पाएगी, ये बड़े सवाल हैं। क्या आपके बच्चे सुरक्षित भविष्य के लिए तैयार है? आज के इस खास शो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि युद्ध जैसे संकट काल में एस्टेट प्लानिंग आखिरकार क्यों जरूरी हो जाती है और इसे आप कैसे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि सैनिक के परिवार की पीड़ा क्या होती है। देखिए कि क्या हुआ एक सैनिक और उसके परिवार के साथ। 1999 के कारगिल युद्ध में सैनिक मूलाराम ने बहादुरी से देश की रक्षा की, पर उनके शहीद होने के बाद उनकी संपत्ति को लेकर परिवार में विवाद शुरू हो गया। उन्होंने कोई वसीयत नहीं की थी, जिससे कानूनी लड़ाई चली और वर्षों तक संपत्ति अटकी रही। उनके पोते ने कहा, दादा ने देश को तो सुरक्षित किया पर अपना घर असुरक्षित छोड़ गए। मूलाराम की कहानी बताती है कि जैसे देश की रक्षा के लिए रणनीति जरूरी है, वैसे ही परिवार की वित्तीय सुरक्षा के लिए एस्टेट प्लानिंग अनिवार्य है, वरना आपकी विरासत युद्ध का मैदान बन सकती है। तो देखा आपने कि जैसे देश की रक्षा के लिए रणनीति जरूरी हो जाती है, वैसे ही आपके परिवार की वित्तीय सुरक्षा के लिए भी एस्टेट प्लानिंग जो है बहुत जरूरी हो जाती है। ये आप कैसे कर सकते हैं, पूरी प्लानिंग आखिरकार आपको कैसे बनानी है, यही आज हम बात करने जा रहे हैं और इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ नेक्स्ट जेन के फाउंडर डायरेक्टर जुड़ रहे हैं, डॉक्टर दीपक जैन। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हम जो आज मुद्दा उठा रहे हैं वो अगर आज के समय में देखा जाए तो बहुत अहम हो जाता है। इसलिए मैं सबसे पहले आपसे ये समझना चाहती हूँ कि युद्ध हो गया या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, इन हालातों में आखिरकार एस्टेट प्लानिंग की भूमिका जो है वो कितनी अहम हो जाती है। तो एस्टेट प्लानिंग क्या है? एस्टेट प्लानिंग का मतलब है आपने ये सुनिश्चित किया कि आपके रहते हुए आपकी संपत्ति आपके पास है, ठीक से है, सुरक्षित है, और आपके बाद ये उन्हीं लोगों पे जाए जिनको आप देना चाहें, उसी समय जाए जिस समय आप देना चाहें, उसी तरह से जाए जिस तरह से आप देना चाहें, और उतनी ही जाए जितनी आप देना चाहें। क्योंकि युद्ध और प्राकृतिक आपदा में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है, तो इसके लिए तैयारी करना बहुत ज़रूरी है कि अगर कल को कुछ ऐसा हो जाए तो मैं ये सब सुनिश्चित कर पाऊँ, और यही अनसर्टेनिटी में एस्टेट प्लानिंग का महत्व है। लेकिन दीपक जी, एक चीज़ और समझना चाहूँगी, अगर कल को युद्ध हो जाता है, प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो परिवार को आखिरकार ये सब चीज़ें पता कैसे लगती हैं कि भाई हमारा जो मान लीजिए पिता है या घर के जो भी बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने क्या जो है चीज़ कहाँ रखी हुई है, बैंक अकाउंट जो थे वो कितने थे। क्योंकि अक्सर जो है हम अपने परिवार में बच्चों को आज भी ये चीज़ें नहीं बताते हैं कि भाई मेरे पास कितने बैंक अकाउंट है या प्रॉपर्टी के पेपर्स जो हैं वो कहाँ पे है। तो ये चीज़ें जो है वो आगे पास ऑन कैसे होंगी। और हम यहाँ पर चूँकि युद्ध की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक आपदा की बात कर रहे हैं, तो कभी भी हो सकता है, कभी भी एकदम अर्थक्वेक आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में आखिरकार परिवार को कैसे पता लगेगा? जब किसी की डेथ होती है तो और चीज़ों का तो नुकसान होता है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ का नुकसान होता है, उसे कहते हैं इंफॉर्मेशन, सूचना। आपके साथ जो आपके अंदर सूचना है, जो आपकी नॉलेज है, आपको जो कुछ पता है, उसकी भी डेथ हो जाती है। अब मैं आपसे पूछूं कि सपोज आपकी डेथ हो गई, तो कितने लोग, दो तरीके के लोग होंगे, एक को आपने पैसे दिए होंगे, एक से पैसे लिए होंगे। कौन से लोग आएंगे बाहर वापस आपके परिवार से मिलने? या पैसे मांगने वाले आएंगे या देने वाले आएंगे? वो जो इन्फॉर्मेशन का लॉस है ना, वो बहुत बड़ा लॉस है। और इन्फॉर्मेशन का लॉस क्या है कि मैंने अपने इंपॉर्टेंट पेपर्स कहाँ रखे हैं, मेरे पे क्या क्या संपत्ति है, मेरे इंपॉर्टेंट यूज़र आईडी पासवर्ड्स क्या हैं, राइट? मैं अपनी मृत्यु के बाद अपनी बॉडी के साथ क्या करना चाहता हूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन की डेथ हो गई, राइट? कुछ लोग डोनेट करना चाहते हैं ऑर्गन्स, कुछ लोग चाहते हैं कि भाई हमारा दाह संस्कार इस तरीके से हो, या इतने ब्राह्मणों का भोज हो, वो सब इन्फॉर्मेशन की डेथ हो गई जी। तो हमें ये सुनिश्चित करना है कि हमारे बाद ये इन्फॉर्मेशन सही लोगों पे सही समय पे पहुंचे। जनरली हमने देखा है कि हस्बैंड और वाइफ को
काफ़ी केसेस में इंफॉर्मेशन पता होती है। पर क्या आपातकाल ऐसा हो सकता है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों की डेथ हो जाए बहुत जल्दी, साइमल्टेनियस? हमने कोरोना में ये देखा था जी। राइट। अब इंफॉर्मेशन किसके पास है? तो आपको ये सुनिश्चित करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये इंफॉर्मेशन सही समय पर सही व्यक्ति तक पहुंच जाए। और आप ये इंफॉर्मेशन आज अभी नहीं दे सकते, है ना। मैं मजाक में कहता हूँ ये कॉज ऑफ डेथ भी हो सकती है, बिल्कुल राइट। तो अगर कॉज ऑफ डेथ हो सकती है तो आपको क्या करना है, उसी टाइम जाए। तो इसके लिए हम कई कुछ रिकमेंडेशन देते हैं। एक होता है एसेट इंफॉर्मेशन शीट। तो आपने एक एसेट इंफॉर्मेशन शीट या डेथ डोजियर बनाया जिसमें आपने ये सूचना लिख दी सारी, और इसको कॉन्स्टेंटली अपडेट करने लगे, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन, और इसको इस तरीके से प्लान किया कि ये आपकी विल के साथ जो विल एग्जीक्यूट कर रहा है उसको मिल जाए। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसे कहते हैं इमरजेंसी बाइंडर। अब सपोज युद्ध की स्थिति है और आपको अचानक अपना घर छोड़ना पड़े जी, तो आप कौन सी अटैची लेके भागोगे? क्या आपने वो बक्सा बना के रखा है, वो बैग बना के रखा है कि, क्योंकि आपको टाइम तो मिलेगा नहीं। अगर आपातकाल होगा तो आपको 1 मिनट में एक चीज़ उठानी है और भागना, निकलना है घर से बाहर। तो उस बैग के अंदर आप क्या रखोगे? उसे कहते हैं इमरजेंसी बाइंडर, राइट। अपार्ट फ्रॉम आपके जो बहुत छोटी छोटी चीज़, आपके सारे पहचान पत्र होने चाहिए उसके अंदर, पासपोर्ट जरूर होना चाहिए, हो सकता है आपको देश छोड़ के ही जाना पड़े, राइट। आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब डिटेल्स होनी चाहिए। आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स की कॉपीज होनी चाहिए उसमें, राइट। उसमें ज़रूर कुछ कैश होना चाहिए। और जब मैं कैश की बात करता हूँ, मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कैश की हो सकता है ऐसे टाइम पे वैल्यू कम हो जाए। अच्छा। क्योंकि मुद्रा क्या होती है, ऐसे टाइम पे गिर जाती है। तो आपको गोल्ड कॉइन्स जरूर रखनी चाहिए उसमें। गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जिसकी यूनिवर्सल वैल्यू है, राइट। तो उसकी हमेशा वैल्यू रहेगी। तो आप कहीं पर भी उसको कन्वर्ट कर सकते हो उस लोकल करेंसी में, जहाँ पर भी आप उस टाइम पहुँच जाओ। शायद यही वजह है कि पुराने समय में जो हम देखते थे, बहुत पुराने काल में राजा महाराजाओं के दौर में, उस वक्त लोग क्या करते थे, अपने घर के आंगन में जो है वो सोने के सिक्के गाड़ देते थे कि कोई अगर परेशानी स्टोर ऑफ वैल्यू है वो, है। तो वो वैल्यू स्टोर्ड रहती है। पर मैं कहता हूँ आपके इमरजेंसी बाइंडर जरूर तैयार होना चाहिए, क्योंकि आपके साथ एक परिवार है जो आपके ऊपर आश्रित है, उनको सुरक्षा भी देनी है और ऐसे समय में अपनी संपत्ति की भी सुरक्षा करनी चाहिए। अब ऐसे में संपत्ति की सुरक्षा करनी है वो हम डिटेल में करेंगे, पर ये इमरजेंसी बाइंडर बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में इस इमरजेंसी बाइंडर को बनाने के कई सारे तरीके हैं। एक तो आपने फिजिकल बाइंडर बना लिया, ठीक है। एक आप ऑनलाइन एक बाइंडर बना सकते हो जिसको क्लाउड पे होस्ट कर सकते हो, राइट। तो हो सकता है वो क्लाउड पे होस्टेड में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको मिल जाएं, आप कहीं सी भी जगह से पासवर्ड, यूजर आईडी डालें और उसको डाउनलोड कर लें। तो मैं कहता हूँ दोनों ही चीज़ें करें आप। आपके पास फिजिकल कॉपी भी होनी चाहिए और आपके पास ऑनलाइन भी उन इंफॉर्मेशंस और कागजों की प्रतिलिपि जरूर होनी चाहिए। ठीक है। सर, आपने ये पूरा समझाया कि इमरजेंसी जो है उस सिचुएशन में क्या करना है, लेकिन अगर मैं बात करूं नॉर्मल हालातों की एस्टेट प्लानिंग और जो इमरजेंसी की हम लोग एस्टेट प्लानिंग की बात करें, इन दोनों में अंतर किस जगह पे आ जाएगा? नॉर्मल हालात में आपके पास टाइम होता है एग्जीक्यूट करने में, इमरजेंसी में आपके पास टाइम नहीं होता। तो पहले की प्रिपरेशन ही काम आती है इमरजेंसी में, राइट। तो अगर मैं आपसे कहूँ आपको अपनी एस्टेट प्लानिंग कब करनी चाहिए, या मैं आपको चलिए आपको एक आसान सवाल से पूछता हूँ, एक व्यक्ति को अपनी विल या वसीयत किस उम्र तक बना देनी चाहिए? कौन सी वो आइडियल एज है एक नॉर्मल इंडियन को विल बनाने की? ठीक है। तो जनरली लोग क्या कहेंगे मुझे आंसर इसका? किसी 50 साल, 60 साल, 70 साल, राइट। अब इन लोगों से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ या एक एक्टिविटी कराता हूँ जिससे उनको पता चलता है उनको अपनी वसीयत या एस्टेट प्लानिंग कब करनी चाहिए। मैं कहता हूँ एक पेज के ऊपर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, ठीक है। DDMMYYY फॉर्मेट में लिखिए मैम, DDMMYYY फॉर्मेट में लिखिए, ठीक है, अपनी डेट ऑफ बर्थ। हाँ जी। हम जानना चाहते हैं आपको आपकी विल या एस्टेट प्लानिंग कब करनी चाहिए। अब इसके नीचे लिखिए अपनी डेट ऑफ डेथ। नहीं, यही आंसर है। हम में से किसी को नहीं पता हमारी मृत्यु कब होगी, और एस्टेट प्लानिंग कब करनी चाहिए? मृत्यु से पहले। तो किस दिन करनी चाहिए? जब हमें पता ही नहीं है कि मृत्यु कब। आज आपको पता चल गया तो आज से अच्छा दिन एस्टेट प्लानिंग करने के लिए कोई है ही नहीं। एक्चुअली आप लेट है। इसका सबसे सही वक्त क्या था? जिस दिन आप वयस्क हुए थे, मेजर हुए थे और आपने अपनी पहले एसेट बनाया था, उस दिन आपको अपनी एस्टेट प्लानिंग कर देनी चाहिए, क्योंकि डेथ इज अनसर्टेन, राइट। वो दिन आपने मिस कर दिया, पर आप लकी हैं, आप अभी तक कर सकते हो। दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जिनकी या तो डेथ हो गई है या वो इनकैपेसिटेड हो गए, अपंग हो गए,
मेंटली या फिजिकली, तो उसकी सजा किसको मिली? उनकी एस्टेट प्लानिंग ना करने की सजा किसको मिली? उन लोगों को मिली जिनसे वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। हमें ये सिचुएशन अपने बच्चों और परिवार के लिए नहीं छोड़ के जानी चाहिए। तो एस्टेट प्लानिंग करने का बेस्ट दिन आज ही है, आज ही है। और आपातकाल में आप ये नहीं कर पाओगे। हाँ, आपातकाल की आप प्रिपरेशन आज कर सकते हो। ठीक है। एस्टेट प्लानिंग में हमारा एक रूल होता है। रूल है प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड गुड विल हैपन। आप ये मत कहिए मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ अगर हो गया तो क्या होगा, तो उसकी प्रिपरेशन आज करो ना भाई। एक दो तरीके के रिस्क होते हैं, अवॉइडेबल रिस्क और अनअवॉइडेबल रिस्क। जो अनअवॉइडेबल रिस्क है वो तो हम सबको लेना पड़ेगा, उससे तो कोई नहीं बच सकता। पर जो अवॉइडेबल रिस्क है उसको क्यों अपने साथ लेके चलते हैं? उसको उसकी तैयारी करो और खत्म करो उस रिस्क को। बिल्कुल। तो यह आपने बहुत अच्छा बताया है कि आपको जो है एस्टेट प्लानिंग कब करनी है, बहुत सिंपल सा तरीका बता दिया, आज करनी है, अभी करनी है। तो जितने भी हमारे दर्शक जो है आज हमें देख रहे हैं ना, उन सबसे मैं ये निवेदन कर रही हूँ, जैसे दीपक सर ने कितने अच्छे से हमको समझाया है कि एस्टेट प्लानिंग करने का ऐसा नहीं है कि कल पे टाल दो, परसों पे टाल दो। वक्त आज ही सही है और इसके बाद जो है वो कल को कोई भी इमरजेंसी हो सकती है। तो इसलिए आप अपने आप को प्रिपेयर करें। आप अपने आने वाली पीढ़ी के लिए जो है अगर अपना सब कुछ छोड़ना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप आज ही एस्टेट प्लानिंग करें। ये बहुत ज़्यादा आप सबके लिए ज़रूरी हो जाता है। क्या दीपक सर, इस बीच में मैं एक चीज़ और भी समझना चाहती हूँ। एक टर्म होती है जो कि प्रिविलेज्ड विल, ये क्या होती है, किसके लिए होती है? क्या मतलब जो जहाँ पे डिस्टर्बेंस वगैरह बॉर्डर एरियाज के पास ज़्यादा है उनके ये थोड़े काम आती है? ओके, तो प्रिविलेज विल एक प्रिविलेज दी गई है दो तरीके के लोगों को। एक है डिफेंस पर्सनल्स और दूसरे हैं मर्चेंट नेवी ऑफिशियल्स। ओके। युद्ध के समय या आपातकाल के समय इन दोनों लोगों को लॉ ने ये प्रिविलेज दी है कि आप एक ओरल विल बना सकते हो। ठीक है। सपोज एक सैनिक है, वो युद्ध के समय है या किसी ऑपरेशन में है, टेररिस्ट एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में है, जहाँ पे उसे लगता है कि मेरी जान को खतरा है, तो वो अपने कोलीग को बताए कि अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरी संपत्ति ऐसे बांट दीजिएगा। ठीक है। अब ये वैलिड विल है। ये इस अगर आज मैं बनाना चाहूँ एज अ नॉर्मल इंडियन, ये मेरे लिए वैलिड नहीं है। मेरे लिए मौखिक विल या ओरल विल वैलिड नहीं है। पर सोल्जर और मर्चेंट नेवी ऑफिशियल्स को ये लॉ ने प्रिविलेज दी है कि आपकी ओरल विल भी वैलिड है। इस विल को प्रिविलेज विल कहते हैं। जिस सैनिक ने ये सुनी और जो बच गया, सपोज उसने अपने 3-4 दोस्तों को बताया, जो उस टाइम कोलीग्स को बताया, उनमें से एक बच गया, उसको अगले 2 महीने में अपने हायर ऑफिशियल को बताना पड़ेगा इसकी मृत्यु के बाद कि इसने मृत्यु के समय इन लोगों को ये अपनी संपत्ति देने को कहा। जैसे ही वो हायर ऑफिशियल इसको नोट करेगा, ये विल वैलिड हो जाएगी। राइट? तो ये प्रिविलेज जो दी गई है खाली डिफेंस प्रोफेशनल्स, और डिफेंस प्रोफेशनल्स में पैरामिलिट्री फोर्सेस भी आ जाती हैं। ओके। राइट? तो डिफेंस का मतलब वो सारा हो गया जो उस तरीके से काम करते हैं। तो उन लोगों को ये प्रिविलेज दी गई है कि आप एक ओरल विल बना सकते हैं जो आपातकाल के समय बने और वो वैलिड हो जाती है। ठीक है। तो बेसिकली एक ओरल विल है, लेकिन इस विल के अंदर जो है वो सब कुछ मेंशन कर सकते हैं कि भाई अगर मुझे कल को कुछ हो रहा है, मान लेते हैं कि अगर बच्चों की माता नहीं है तो बच्चों की देखभाल कौन करेगा? चाचा के भरोसे छोड़ के जाना है या दादा दादी के? सब कुछ जो एक आम आदमी एक नॉर्मल विल में कर सकता है, एक सैनिक उस समय ओरली कर सकता है। ठीक है। तो एक सैनिक जो है वो ओरली इसके अंदर सब कुछ कर सकता है। लेकिन फिर भी हमने ये क्यों देखा है कि भारत में, स्पेशली हमारे देश में, कहते हैं ना वो कि कोई अपनी अगर मौत की बात करता है, अरे कल को मुझे कुछ हो गया, तो माता पिता कह देते हैं अरे ऐसी बात मत करो। अगर हम घर पे किसी को बोलेंगे कि आज मुझे विल बनानी है, तो लोगों में ना एक डर आ जाता है, क्यों, तुम्हें क्या हुआ है, तुम अच्छी खासी तो हो, तुम्हें क्यों अपनी विल बनाने की जरूरत? ये डर क्यों है हम लोगों में इतना ज़्यादा? चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, मुझे लगता है बॉर्डर के आसपास भी जो इतने लोग रहते होंगे उनके घरों में भी इसी तरीके की बातें होती होंगी। बेसिकली हम लोग ना मृत्यु की बात नहीं करना चाहते। राइट? और उसी की वजह से सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और कुछ लोगों के मन में अपशकुन का भी होता है कि मैंने विल बना दी तो कोई अपशकुन कर दिया, अब मेरी डेथ जल्दी हो जाएगी। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैंने कोविड के बाद अराउंड 35 से 40 हज़ार विल बनवाई हैं लोगों की, और अभी तक फॉर्चुनेटली वो सब जिंदा हैं। तो विल बनाने से किसी की डेथ नहीं होती जी। विल ना बनाने से परिवार को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। राइट? कारण क्या है कि लोग विल या एस्टेट प्लानिंग नहीं करते। लोग कहते हैं कि मेरे बाद सब कुछ, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बाद मेरी सब कुछ मेरे वाइफ का है, तो विल बनाने की क्या जरूरत है जी। इंडिया के किसी भी रिलीजन में आपकी वाइफ
आपकी इकलौती लीगल हेयर नहीं है। अगर आप हिंदू हैं तो आपकी डेथ के बाद आपकी संपत्ति के हिस्सेदार कौन कौन होंगे? आपकी मदर, आपकी वाइफ और आपका हर एक बच्चा जो अभी जिंदा है जी। राइट। अगर आप मुस्लिम हैं तो वाइफ, दोनों पेरेंट्स और बच्चे। क्रिश्चियन है, वाइफ और बच्चे। तो क्या किसी भी रिलीजन में आपकी वाइफ आपके बाद सोल लीगल हेयर है? नहीं है। पर क्या अगर मैं आपसे पूछूं कि सपोज आपकी डेथ हो जाती है तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपकी संपत्ति पहले वाइफ पे जाए फिर बच्चों पे जाए, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है अभी सब में बढ़ जाए। इन दोनों में से आपको कौन सा अच्छा लगता है? और अगर आप कहते हैं पहले वाइफ पे जाए फिर बच्चों पे जाए तो विल बनाना कंपलसरी है। नहीं बनाओगे तो सबको बराबर मिल जाएगा, ठीक है, राइट। तो ये जो भ्रांतियां हैं हमारे मन में वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। दूसरी भ्रांति है नॉमिनेशंस और जॉइंट अकाउंट को लेके। लोग कहते हैं मेरे पे खाली फाइनेंशियल एसेट्स हैं, रियल एसेट कोई है नहीं, रियल एस्टेट, और इन फाइनेंशियल एसेट्स में मैंने नॉमिनेशन कर रखा है जी। अब मेरी डेथ के बाद तो सब कुछ नॉमिनी को मिल जाएगा, तो विल बनाने की जरूरत क्या है? और जो कि बिल्कुल गलत सोच है, क्योंकि इंडियन लॉ के हिसाब से नॉमिनी किसी संपत्ति का ओनर नहीं होता। अच्छा। वो खाली केयर टेकर होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक 10 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट बनाई जो मेरे नाम पे है, मेरी वाइफ उसमें नॉमिनी है जी। मेरी डेथ के बाद बैंक इस 10 लाख रुपए को मेरी वाइफ को देगा। किस लिए? रखने के लिए नहीं, बांटने के लिए। और मेरी वाइफ को ये मेरे लीगल हेयर्स में बांटना पड़ेगा अगर विल नहीं होगी। और मेरे लीगल हेयर्स कौन है? मेरी मदर, मेरी वाइफ और सपोज मेरे 2 बेटे हैं वो दोनों। तो इसके 4 हिस्से हो जाएंगे इस 10 लाख रुपए के। हर एक को 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है। तो आपकी वाइफ को 2.5 लाख रुपए मिले, क्यों? क्योंकि वो आपकी वाइफ है, इसलिए नहीं क्योंकि आपकी नॉमिनी है, राइट। अब क्या हस्बैंड की यही मर्जी थी जब उसने नॉमिनेशन किया जी कि 10 लाख में से खाली 2.5 लाख मेरी वाइफ को मिले, या वो ये चाहता था कि सारे 10 लाख के 10 लाख रुपए वाइफ को मिले? और मुझे लगता है कि अक्सर हमारे में से जितने भी आम लोग होंगे वो जब नॉमिनी सिलेक्ट करते हैं तो उनकी मंशा सिर्फ इतनी होती है कि मेरे बाद जो ये संपत्ति है, ये पैसा है, ये नॉमिनी को मिल तो ये किसकी गलती है जिसकी वजह से उसको 10 लाख के 2.5 लाख रह गए? ये तो उसी व्यक्ति की गलती है जिसने हर बार हस्बैंड की गलती क्यों होती है? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नुकसान किसको हुआ? हस्बैंड को या वाइफ को? वाइफ को हुआ। तो गलती किसकी है? वाइफ की है। वाइफ की। अगर आप अपने इंटरेस्ट का ध्यान नहीं रखेंगे दुनिया में और कोई नहीं रखेगा, राइट। ये जो हम जो लेवल ऑफ, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेवल ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी अमंग्स वुमेन इज अ बिग प्रॉब्लम। ओके, इज अ बिग प्रॉब्लम। आप कितनी भी संपत्ति अपनी वाइफ या मदर के लिए छोड़ दें जी, अगर उनको उसकी केयर करनी नहीं आती, उसको ऑपरेट करना नहीं आता, उसके बारे में समझ नहीं है जी, तो क्या छोड़ने का कोई फायदा है? आपने एक इक्विटी पोर्टफोलियो बना रखा है, 25% की रिटर्न आती है CAGR ईयर ऑन ईयर, और आपकी वाइफ को करंट और सेविंग बैंक अकाउंट में फर्क नहीं पता, क्या इक्विटी पोर्टफोलियो चलेगा आपके बाद? नहीं। तो आपका काम खाली क्या देना है, या ये सुनिश्चित करना है जिसके पास ये संपत्ति जाए उसके अंदर वो एबिलिटी हो, स्किल हो, नॉलेज हो, हैबिट हो कि वो इस संपत्ति का ध्यान रख पाए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एस्टेट प्लानिंग का, कि मैं अपने बाद वाले लोगों को तैयार करूं इस संपत्ति को संभालने के लिए, और इसकी तैयारी आपसे अच्छी दुनिया में कोई नहीं करा सकता। तो जब भी आप फाइनेंशियल डिसीजंस लें, अपने स्पाउस को जरूर इन्वॉल्व करें इन फाइनेंशियल डिसीजंस में जी। उनको कहें कि खाता तुम ऑपरेट करो, उनसे कहें डीमेट अकाउंट में सेल परचेज तुम करके देखो ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर आप ये नहीं कर रहे तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो एस्टेट प्लानिंग की। फिर बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, वो एक और कारण देते हैं, वो कहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे बाद मेरी संपत्ति के लिए नहीं लड़ेंगे, मैंने उनको इतना अच्छा चरित्र दिया है, इतना अच्छा कैरेक्टर दिया है ना, इतनी अच्छी से परवरिश करी है कि वो मेरी संपत्ति के लिए नहीं लड़ेंगे। तो इन पेरेंट्स से मैं हमेशा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपसे भी वही क्वेश्चन पूछूंगा जी। और क्वेश्चन है, जब आपके बच्चे छोटे थे और आप उनके लिए खिलौने लेके आए, क्या वो इन खिलौनों के लिए लड़े? और जिन बच्चों से आपके जीते जी अपने खिलौने नहीं बांटे गए जी, आपको लगता है आपकी मृत्यु के बाद भी संपत्ति बांट लेंगे, जबकि आप नहीं हो और एक फैमिली मेंबर उनके साथ अटैच्ड है जो इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है। तो आपको अपनी संपत्ति के विभाजन का एग्रीमेंट आज तय करना है अपने बच्चों के साथ। इनफैक्ट मैं यहाँ पे ये भी जोड़ना चाहूँगी सर, मैंने तो ऐसा भी देखा है कि कई लोग क्या करते हैं कि अपने जीते जी बुढ़ापे में पहुँच चुके हैं, अपनी पूरी संपत्ति बच्चों के नाम तुरंत कर देते हैं।
और उससे बड़ी गलती और नहीं। उसके बाद जो है बच्चे निकाल देते हैं घर बिल्कुल से। बिल्कुल। जब आप प्लेन में बैठते हैं तो एयर होस्टेस एक बात बोलती है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो कहती है व्हेन द एयर प्रेशर इन द कैबिन वुड कम डाउन, जब हवा का दबाव हवाई जहाज में कम होगा तो ऑक्सीजन मास्क आएंगे ऊपर से। उसका एक लाइन बोलती है, पहले अपना नकाब पहने फिर साथ वाले की मदद करें। ये बात हमेशा याद रखिए। अगर आपने अपना नकाब नहीं पहना और साथ वाले की सहायता कर दी तो आपका क्या होगा? जी राइट, यही स्टेट प्लानिंग में भी सच है। और शायद हो सकता है कि ऐसी सूरत में अगर आप अपनी मदद नहीं कर रहे तो आप साथ वाले की भी नहीं कर पाएंगे। मैं बार बार लोगों से कहता हूँ दुनिया में सबसे प्यार करो, खूब प्यार करो, पर किसी से भी अपने से ज्यादा प्यार मत करना। सबसे ज्यादा प्यार किससे करो? अपने आप से। जो आदमी अपने आप को सुरक्षित नहीं कर सकता वो दुनिया में किसी और की देखभाल भी नहीं कर सकता। ये बिल्कुल सच है। तो नेवर लीव कंट्रोल ओवर योर प्रॉपर्टी व्हाइल यू आर अलाइव। अपने जीते जी अपनी संपत्ति का कंट्रोल, आप तो टाइटल कह रहे हो, मैं कहता हूँ कंट्रोल भी नहीं देना चाहिए। वो आपके कंट्रोल, ये कंट्रोल ही आपकी आर्थिक सुरक्षा है, इसको आपको नहीं छोड़ना चाहिए जी। बहुत जरूरी है कि हम एस्टेट प्लानिंग के बारे में जो भ्रांतियां हैं ना हमारे दिमाग में उनको निकालें और एक्शन की तरफ, मतलब मैं कहता हूँ उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? जस्ट डू इट। मतलब वो जो क्वेश्चन है ना कि मैं कल करूंगा, परसों करूंगा, मेरी संपत्ति बदलती रहेगी, मुझे पता नहीं कल क्या होगा, आज बना दूंगा तो क्या होगा, ये सब गलत बातें। आज जो बना रहे हो वो सबसे अच्छा है। मैं इसलिए कहता हूँ एस्टेट प्लान 1 इज बेटर देन एस्टेट प्लान नन। पहला तो प्लान बनाओ और उसको अच्छा करते रहो टाइम टू टाइम, पर वो पहला स्टेप लेना बहुत जरूरी है। उससे आप उस पाथ पे चल दोगे जो आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। और सुरक्षा आपकी नहीं है खाली, ये आपके परिवार की भी है, उन लोगों की है जिनसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है कि सुरक्षा जो है वो आपके परिवार की हो रही है, आपके अपनों के लिए हो रही है। और जब आप अपने रहते हुए अपने सामने जो है एस्टेट प्लानिंग करके जाएंगे तो आप ये मान के चलिए, ये यकीन से जा सकते हैं कि भाई मेरे जाने के बाद जो है परेशानी नहीं होगी। और ख़ास तौर पे अगर आपकी पत्नी है तो उनको तो नहीं होगी, क्योंकि आज के वक्त में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप सही तरीके से अपने जीते जी जो है एस्टेट प्लानिंग करेंगे। खैर, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल भी हमारे एक दर्शक का आया, वो सवाल ले लेती हूँ, फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रमेश कालरा का सवाल है लुधियाना से। ये कह रहे हैं कि मैं विदेश में रहता हूँ और मेरे माता पिता जो है वो भारत में रहते हैं, तो मैं एस्टेट प्लानिंग कैसे कर सकता हूँ? अब इसमें क्या है कि जो संपत्ति माता पिता की है वो ये चाहते हैं कि इनको मिल जाए माता पिता के बाद, राइट? बेसिकली यही इनका तात्पर्य है जी। अब इसमें लॉ तो बड़ा क्लियर है कि लॉ में तो अगर ये इकलौते पुत्र हैं अपने माता पिता के तो डेथ के बाद इन्हीं को मिलेगी जी। पर प्रॉब्लम क्या है कि क्या ये इंडिया आकर वो सारी कार्यवाही कर पाएंगे कि वो ट्रांसफर हो जाए प्रॉपर्ली? इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा जी, राइट। दूसरा है कि कई सारी कंट्रीज में दुनिया में एस्टेट टैक्स होता है, डेथ टैक्स, ओके, जो इनहेरिटेंस पे देना पड़ता है जिसको पैसे मिले, और उसकी जो परसेंटेज है वो इट इज एज हाई एज 40%। तो सपोज इनके माता पिता ने 10 करोड़ की संपत्ति दी तो इन 4 करोड़ तो इनको टैक्स वहां अमेरिका में जमा करना पड़ जाएगा। उससे कैसे बचे? ओके। तो इस टाइप की कॉम्प्लिकेशन है। तीसरा कॉम्प्लिकेशन है फेमा का, कि जो संपत्ति मुझे मिली कल को मैं इसे बेचूं, मैं कितना पैसा इंडिया से बाहर ले जा सकता हूँ बेचने के बाद। ओके। तो इन सब का आंसर एस्टेट प्लानिंग ही है। इसको हम कहते हैं क्रॉस बॉर्डर एस्टेट प्लानिंग, अच्छा, राइट। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट। इनके माता पिता को आज की डेट में एक प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट बना देनी चाहिए, ठीक है, जिसमें सेटलर जो बनाने वाला है वो माता पिता है, ट्रस्टी भी माता पिता है और इनिशियल बेनिफिशियरी भी माता पिता है। जब दोनों माता पिता की डेथ हो जाए तो ये उसके ट्रस्टी बन जाएं और ये उसके बेनिफिशियरी बन जाएं। ट्रस्टी एक और चाहिएगा मुझे इंडियन, इनके अलावा। मैं अगर ये कर देता हूं तो मैं स्टेट टैक्स से इनको बचा लेता हूं जी। एबिलिटी टू कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड मैंने दे देता हूँ, क्योंकि एज ट्रस्टी ये प्रॉपर्टी को कंट्रोल कर पाएंगे। और जो इंडिया के फेमा कानून है उसके अनुसार ये पैसे को ट्रांसफर भी कर पाएंगे, राइट। तो इसका तरीका क्या है? प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट विच इज स्ट्रक्चर्ड फॉर अ क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट और क्रॉस बॉर्डर एस्टेट प्लानिंग। ओके,
तो आप इस तरीके से जो है आप एस्टेट प्लानिंग रमेश जी कर सकते हैं, बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए, जैसा कि दीपक सर ने भी आपको बताया। खैर अपनी चर्चा पर वापस लौटते हैं। दीपक जी, हम बात चूँकि कर रहे हैं कि इमरजेंसी सिचुएशंस के बारे में। इमरजेंसी सिचुएशन जो है वो कभी बता के आती नहीं है। बॉर्डर एरियाज़ में जो है अचानक अटैक होने लग जाता है, युद्ध हो गया, ऐसे में या फिर कई बार ऐसे भी होता है बाढ़ आ गई या अर्थक्वेक आ गया, ऐसे में कोई व्यक्ति अगर एकदम घर से भागना चाहता है, आपने बताया कि बैग वगैरह जो है वो रख लें, लेकिन कौन से ऐसे मैं समझना चाहती हूँ पेपर्स वगैरह जो हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बैंक अकाउंट के पेपर्स होते हैं, हमारे पास अपने ज़मीन जायदाद के कागज़ होते हैं, ये सब कौन कौन सी चीज़ें जो है वो लेके निकलना चाहिए, या फिर अगर किसी व्यक्ति से वो चीज़ें खो गई हैं, जैसे अर्थक्वेक में बहुत ज़्यादा या बाढ़ में पॉसिबिलिटी होती है कि चीज़ें आपकी सारी की सारी धुल गई, पानी के साथ बह गई, तो फिर उस सूरत में आगे क्या होता है? नहीं तो सबसे पहले तो मैंने कहा इन सब इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की कॉपी बनाकर इसको ऑनलाइन आप रख दीजिए। ऑनलाइन रखने के लिए जरूरी नहीं क्लाउड पे जाए, आप अपने आप को ईमेल करो, स्कैन कर वो ईमेल तो बची रह जाएगी जीमेल के सर्वर्स पे, तो आपके पास तो डॉक्यूमेंट की कॉपी तो हमेशा होगी। साथ में इमरजेंसी बाइंडर जैसे मैंने कहा आप बनाए, उसके अंदर अपने इंपॉर्टेंट पेपर्स रखिए, अपने वो सब रखिए। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको इमरजेंसी के टाइम के लिए कौन कौन से दस्तावेज बनाने चाहिए जी। तो आपको एक तो अपनी विल बनानी चाहिए, ठीक वो है। बहुत ज़रूरी है। और विल कैसे बननी चाहिए? विल ये होनी चाहिए कि मेरे बाद किसको जाए, उसमें ये भी लिखा होगा अगर जिसको जाए अगर उसको कुछ हो जाए तो किस पे जाए, ठीक है, राइट, कितना जाए, कब जाए और कैसे जाए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस प्रॉपरली लिखे होने चाहिए उस विल के अंदर, ओके, राइट। दूसरा, आपको एक पावर ऑफ अटॉर्नी क्रिएट करनी चाहिए, जिसे कहते हैं स्प्रिंगिंग ड्यूरेबल फाइनेंशियल पावर अटॉर्नी। ये क्या होता है? बेसिकली डॉक्यूमेंट क्या है? सपोज आप अपंग हो जाएं, आप इनकैपेसिटेड हो जाएं, राइट, आप चाहे मेंटली इनकैपेसिटेड हो जाएं, आपको एल्जाइमर हो जाए, या आप मेंटली इनकैपेसिटेड हो जाए, पार्किंसन हो जाए, या फिजिकली इनकैपेसिटेड हो जाए, आपको कोमा में चले जाएं, पैरालिटिक हो जाए, मेंटली अनसाउंड हो जाए, ऐसी स्थिति में आपके बिहाफ पे लीगली कौन डिसीजन ले पाएगा? ठीक है। तो वो जो अधिकार है वो स्प्रिंगिंग ड्यूरेबल फाइनेंशियल पावर अटॉर्नी से मिल जाता है। तो इस पावर अटॉर्नी में मैं लिखूंगा मेरे बाद मेरी वाइफ को ये अधिकार है मेरी चीजों को ऑपरेट करने में, क्योंकि ऐसी स्थिति में विल काम नहीं आएगी, क्योंकि विल कब वैलिड होती है? जब आपकी डेथ हो गई। इसमें डेथ तो हुई नहीं, आप जिंदा हैं, तो उसके लिए हम स्प्रिंगिंग ड्यूरेबल फाइनेंशियल पावर अटॉर्नी बनाते हैं। ठीक है। तीसरा एक डॉक्यूमेंट है जिसको हम कहते हैं लिविंग विल। ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो हम सबको बनाना चाहिए। अब ये डॉक्यूमेंट क्या है? ये एंड ऑफ लाइफ डिसीजन का डॉक्यूमेंट है। ठीक है। इसके लिए मैं आपको स्थिति बताता हूँ। एक सपोज आप वेंटिलेटर पे हैं 10 दिन से ऊपर, और आपकी जो बचने के चांस है वो 5% से कम है, आप कोमा में हैं। ऐसी स्थिति में भी डॉक्टर्स आपको जिंदा रखते हैं। क्यों? क्योंकि पहला रीजन क्या है कि वो लीगली ऑब्लाइज्ड है, उन पे कानूनी ऑब्लिगेशन है कि भी ऐसा करना पड़ेगा। बिल्कुल। दूसरा, उनमें से कुछ लोग सोच सकते हैं कि भाई हमारे तो पैसे बन रहे हैं इसकी बॉडी पे, तो इस क्या ये एक रिस्क है? ये बहुत बड़ा रिस्क है। बिल्कुल। पर मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट में कहा, राइट टू डाई विद डिग्निटी इज द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी इंडियन। इज्जत की मृत्यु हर एक हिंदुस्तानी का संवैधानिक अधिकार है, और अपना ये अधिकार आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, एनफोर्स कर सकते हो बाय क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड लिविंग विल। तो एक डॉक्यूमेंट बनता है इसके लिए लिविंग विल, जिसमें आप वो कंडीशंस मेंशन कर देते हो जिसमें कि आपसे लाइफ सपोर्ट हटा लिया जाए। ओके। तो सपोज मैं कहूँ मैं 15 दिन से ऊपर वेंटिलेटर पे हूँ, 5% से कम चांस मेरे बचने का है, तो डॉक्टर को निर्देश दिया हुआ है इस डॉक्यूमेंट के अंदर कि मेरा वेंटिलेटर बंद कर दो, मुझको पेन किलर देते रहना। अच्छा। क्योंकि मुझको बिस्तर पर पड़कर सड़ना मंजूर नहीं है। ये एक लीगली वैलिड डॉक्यूमेंट है, और ये अधिकार है हर एक हिंदुस्तानी के पास कि वो बता सकता है किस स्थिति में उसका इलाज बंद कर दिया जाए जी, उस पर लाइफ सपोर्ट हटा लिया जाए जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो हर एक को बनाना चाहिए। तो ये 3 डॉक्यूमेंट अगर आपने बनाए हुए हैं तो आपने एक तरीके से इमरजेंसी की तैयारी कर रखी है अपने को बचाने के लिए और अपने परिवार को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की। आपने ट्रांसफर की, तीनों चीजें आपने कर दी। ठीक है, तो आप अपने आप को जो इमरजेंसी के लिए ऐसे तैयार कर सकते हैं। एक बहुत दिलचस्प सवाल है, वो मैं लेना चाहती हूँ, अलीगढ़ से है हरवीर यादव का। हाँ जी। इनका कहना है इनकी 2 शादियां हुई हैं, राइट, और बच्चों के बीच में संपत्ति को लेके विवाद ना हो, इसके लिए ये क्या करें? देखिए, इसे हम कहते हैं इंग्लिश में ब्लेंडेड फैमिलीज, जिसमें बच्चे 2 शादियों के होते हैं।
ठीक है। और इसमें फ्रिक्शन के चांस, लड़ाई के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल। क्योंकि चलिए मैं आपको एक और तरीके से बताता हूँ। मैं जनरली एस्टेट प्लानिंग करता हूँ, और एक बार मेरे पे एक अमेरिकन के साथ जूम कॉल हो रही थी। तो उसकी वाइफ इंडियन थी और उन पे कुछ इंडियन एसेट्स थे। तो मैंने उनसे पूछा, आप अपनी संपत्ति का क्या करना चाहते हो? तो कहता जी मैं अपनी वाइफ और बच्चों को देना चाहता हूँ। तो मैंने कहा इसमें मेरे से पूछने की जरूरत, दे दो। कहता सर आप समझे नहीं। मैंने कहा समझाइए मुझे। कहते सर देखिए वहाँ उसमें मेरे बच्चे हैं जी, उनके बच्चे हैं और हमारे बच्चे हैं। अच्छा 3 तरीके के बच्चे। जी। मैंने कहा आपको ये नहीं पता कि वेल्थ भी 3 तरीके की है। एक आपकी वेल्थ है, एक उनकी वेल्थ है, और एक आप दोनों की वेल्थ है। ठीक है। और इन तीनों बच्चों का इन तीनों तरीके की वेल्थ पे अलग अलग अधिकार है। आपकी वेल्थ पर आपके बच्चे और हमारे बच्चों का अधिकार है। ठीक है। उनकी वेल्थ पर हाँ, उनके बच्चों और हमारी वेल्थ का अधिकार है। ठीक है। और जो बच्चे हमारे हैं उनका तीनों वेल्थ पे अधिकार है। अब कुछ यही स्थिति इन्होंने बताई है। जी। राइट। अब इसको बचाने के लिए आपको सबसे बढ़िया तरीका है कि आप प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट बनाएं, ठीक है। और ट्रस्ट के अंदर ट्रांसफर प्रॉपर्टी अपने जीते जी कर दें। ठीक है। और जिस बच्चे को जो देना है आपके दोनों के बाद उनके नाम वो चीजें ट्रस्ट में लिख दें। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? ट्रस्ट चैलेंज नहीं हो सकती। ठीक है। राइट। ट्रस्ट को चैलेंज करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ट्रांसफर कब हो गया? जब आप जीवित थे। तो ट्रांसफर कब करना, चैलेंज कब करना पड़ेगा? जब आप जीवित थे। जब आप जीवित हैं लोग चैलेंज नहीं करेंगे। चैलेंज कब होता है? जब आप नहीं होते अपने आप को डिफेंड करने के लिए। तो क्योंकि ट्रांसफर आपके जीते जी हो गया, और अब आपकी डेथ के बाद दोबारा ट्रांसफर की जरूरत नहीं है। अब तो ट्रस्ट डीड बिकम्स द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। ओके। तो जो ट्रस्ट में लिखा है वही होगा। ठीक है। राइट। अब इसमें भी कई ऑप्शंस हैं। मैं अपने बच्चों और जो हमारे बच्चे, जो 2 शादियों के बच्चे हैं, उनकी ट्रस्ट ही अलग अलग बना दूं, जिससे कि उनमें आपस में एक ट्रस्ट में रह के हो सकता है लड़ाई हो। अलग अलग ट्रस्ट बना दी। जो पहली शादी के बच्चों की ट्रस्ट अलग है, दूसरी शादी के बच्चों की ट्रस्ट अलग है, और दोनों में अलग अलग एसेट अभी ट्रांसफर कर दी। बट चूंकि ये हिंदू है, और ऐसे में हमारे हिंदुओं में जो होती है दूसरी शादी वो वैध नहीं मानी जाती है, लेकिन बच्चों को संपत्ति जो है वो मिल सकती है। अब इसमें नहीं, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जो पहले बच्चे हैं वो या तो पहली वाइफ से डाइवोर्स हुआ है या उनकी मृत्यु हुई है। राइट। अगर ऐसा हुआ है, ठीक है, तो दोनों बच्चे वैध हैं। ठीक है। हाँ। अब ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे वाइफ से बच्चे हो जाएं बिना शादी के। ठीक है। तो वो बच्चे इलेजिटिमेट हैं। इलेजिटिमेट बच्चों का इंडिया में कोई अधिकार नहीं होता। पर अगर दूसरी वाइफ से पहली वाइफ से डाइवोर्स के बिना शादी करके इन्होंने बच्चे कर लिए, तो बच्चे लेजिटिमेट है। अच्छा। वाइफ इलेजिटिमेट है। ओके। राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चे कैसे हुए, वो शादी के बाद हुए या शादी के बिना हुए। ठीक है। चाहे वो पहली से डाइवोर्स हुआ या उसकी मृत्यु, वो इमैटेरियल है। और एक चीज और, अगर डाइवोर्स भी हो गया किसी से, तो आप अपनी वाइफ से डाइवोर्स ले सकते हो, बच्चों से नहीं ले सकते। तो बच्चे तो आप ही के रहेंगे ना, तो अधिकार तो उनका है। राइट। अगर आपका सेटलमेंट भी हो गया, सपोज आपने पहली वाइफ के साथ सेटलमेंट किया, उसमें उन बच्चों का अधिकार उनको दे दिया जी। वो सेटलमेंट वाइफ से हुआ है, बच्चों से नहीं हुआ। राइट। और अगर आपकी विल नहीं बनती, उन बच्चों का पूरा अधिकार है पहले वाइफ का भी, जिनके सेटल कर लिया था आपने, आपकी संपत्ति पे अधिकार मांगना। ठीक है। तो बेसिकली ये सिचुएशन पे काफी डिपेंड करता है कि इनकी पूरी सिचुएशन क्या है। हालांकि इन्होंने सवाल में जो है वो पूरा कुछ बताया नहीं है। खैर, हम अब चूंकि अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं, तो बिल्कुल मैं आपसे क्विकली ना बस ये समझना चाहूंगी, चूंकि इमरजेंसी के हालात अब काफ़ी पहले से बेहतर हो चुके हैं, युद्ध वाली स्थिति अभी नहीं दिख रही है, लेकिन कल क्या होगा, तब क्या होगा, ये कोई नहीं जानता है। तो उस स्थिति के लिए आप क्या 3 टिप्स देना चाहेंगे कि व्यक्ति अपने आप को तैयार रख सके? तो सबसे पहले लिस्ट बनाएं आपके पास क्या क्या है। और हमने पिछले एपिसोड में बताया था वो लिस्ट कैसी बननी चाहिए, उसमें कौन कौन सी संपत्तियां इंक्लूड होनी चाहिए। फिर डिसाइड करें, मेरे बाद में इसको देना चाहता हूँ, अगर ये इस व्यक्ति को भी कुछ हो गया तो इसको देना चाहता हूँ। वो प्रॉपर एक प्लानर बना लीजिए अपना कि मैं ये चाहता हूँ। उसके बाद दस्तावेज क्रिएट करिए, एक विल क्रिएट करिए, एक स्प्रिंगिंग ड्यूरेबल फाइनेंशियल पावर अटॉर्नी क्रिएट करिए, एक लिविंग विल क्रिएट करिए, और एक और डॉक्यूमेंट होता है जिसे कहते हैं लेटर ऑफ गार्डियनशिप, जो कि बच्चों की गार्डियनशिप दे देता है उस व्यक्ति को जिसको आप दोनों की मृत्यु के बाद बच्चे की को अपने पास रखने का अधिकार होता है।
ये चारों डॉक्यूमेंट तैयार करें, फिर इनको रजिस्टर कराएं। जी, इनमें से सारे डॉक्यूमेंट चारों लिविंग विल के अलावा रजिस्टर हो जाएंगे, ठीक है। और इनकी कॉपी सुरक्षित तरीके से रखें, या तो बैंक लॉकर में रखें, ठीक है। या इस ऐसी जगह रखें जहां पे ये आपकी मृत्यु के बाद ये डिस्ट्रॉय ना हो, किसी को मिल जाए ओरिजिनल कॉपी। और इमरजेंसी बाइंडर बनाकर इनको अपने साथ रखने का प्रोविजन बनाएं और इसको ऑनलाइन अपलोड भी कर दें। ठीक है, तो बहुत आपने सिंपल से जो है हमें बता दिया है दीपक सर कि हमें क्या क्या करना चाहिए इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, कि युद्ध जैसे हालात कभी ना आ जाएं दोबारा, या फिर और भी प्राकृतिक आपदा भी आ सकती है, वो हालात ना आ जाएं, उसके लिए आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक सर आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने बहुत अच्छे से हमें ये समझाया है कि कैसे एक व्यक्ति जो है उसे कल पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, अपने ये सारी चीज़ें बनाने के लिए, विल बनाने के लिए, अपनी एस्टेट प्लानिंग करने के लिए, और खास तौर पर जब हमें ये नहीं पता कि इमरजेंसी कब आ सकती है। थैंक यू वेरी मच दीपक सर। तो देखिए, जैसे युद्ध के लिए सेना तैयारी करती है ना, वैसे ही जिंदगी की अनिश्चितताओं के लिए भी हमें तैयारी करनी चाहिए। एस्टेट प्लानिंग सिर्फ निवेश नहीं है, बल्कि आपकी अपनी सुरक्षा का एक दस्तावेज है। आप अपने अपनों के लिए कैसे जो है वो एक सुरक्षित कल प्लान कर सकते हैं, ये हमें डॉक्टर दीपक जैन ने आज बेहद आसान भाषा में समझाया है। यह प्रक्रिया कितनी ज़रूरी और आसान हो सकती है, ये आपने आज अच्छे से समझा है। तो अब वक्त है मजबूत एस्टेट प्लानिंग का, ताकि जब हालात आपके हाथ से निकल जाएं, तब भी आपके अपनों का भविष्य सुरक्षित रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प चर्चा के साथ।